चलिए ध्यान दें। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, जिसमें हम बात करेंगे आज दर्पण पर। ध्यान देंगे, हम लोग समझते हैं दर्पण क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं, सभी के बारे में। तो दर्पण देखिए क्या है। तो दर्पण वह चिकनी और चमकीली सतह है जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करती है। दर्पण का तो वह चिकनी और चमकीली सतह जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करती है, उसे दर्पण का। अब बात करते हैं कि दर्पण कितना प्रकार का होता है। तो दर्पण हमारा दो प्रकार का होता है। पहला अगर हम बात करें तो समतल दर्पण। पहला होता है हमारा समतल दर्पण और दूसरा होता है हमारा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दर्पण दो प्रकार के होता है, एक समतल दर्पण होता है और एक गोलीय दर्पण। आइए हम लोग समझते हैं समतल दर्पण क्या होता है। तो कहेंगे वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। इसका फिगर कुछ इस तरह से होता है। समतल दर्पण, ये जो हमारा दर्पण है ये है समतल दर्पण। ये वाला जो सतह है ये है परावर्तक सतह। परावर्तक सतह तो हमें दिख रहा है कि ये जो परावर्तक सतह है ये समतल है। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है उसको कहते हैं समतल। आइए अब हम बात करते हैं कि गोलीय दर्पण क्या होता है, समझते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, गोलीय दर्पण वह दर्पण जो किसी कांच के खोखले गोले से काटकर तथा उसे कलाई करके बनाई जाती है, उसे गोलीय दर्पण। वह दर्पण जो किसी कांच के खोखले गोले से काटकर तथा उसे कलाई करके बनाई जाती है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण का भी प्रकार होता है। गोलीय दर्पण हमारा दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण का अगर हम बात करें तो ये भी दो प्रकार का होता है। एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। तो गोलीय दर्पण हमारा दो प्रकार का होता है। एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। गोलीय दर्पण के हम फिगर को बनाते हैं। जैसे मान लीजिएगा ये हमारा कांच का खोखला गोला है। ये हमारा कांच का खोखला गोला है। तो इसी को काट करके हम दर्पण बनाते हैं, तो हमारा बनता है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अगर हम इसमें बाहर कलई कर देंगे, अगर गोलीय दर्पण में बाहर की ओर कलई कर देंगे और काट करके निकाल लेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा अवतल दर्पण। अगर गोलीय दर्पण में हम अंदर की ओर कलई कर देंगे, अंदर की ओर कलई कर देंगे, तो जो हमारा दर्पण बनेगा उसको कहेंगे उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, बाहर की ओर कलई किए तो बना हमारा अवतल दर्पण और अंदर की ओर कलई किए तो बना हमारा उत्तल दर्पण। इसको परिभाषित कैसे करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अवतल दर्पण में कहेंगे वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो, अवतल दर्पण। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो, अवतल दर्पण कहलाता है। और वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो, उसे उत्तल दर्पण का। देखिए, कंफ्यूजन नहीं करना है। उत्तल में शुरू वाला लेटर है ऊ से होता है उत्थल, ऊ से होता है उत्थल। तो कह सकते हैं इसी को उत्थल को तनी हम शुद्ध से लिखते हैं तो कह देते हैं उभरा। उत्थल को तनी शुद्ध से लिखते हैं तो कह देते हैं उभरा। क्या चीज उभरा? तो परावर्तक सतह उभरा। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उत्थल या कह सकते हैं उभरा हुआ हो, उसे उत्तल दर्पण का। तो उत्तल में ऊ लगा है, ऊ मतलब होता है उत्थल या उभरा हुआ। तो इसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होगा, दूसरा का याद रखेंगे कि धंसा हुआ होगा।
एक वो का उठा होता है, दूसर का धसा होता है। तो उत्तल का उठा होता है और अवतल का धसा होता है। क्या चीज? परावर्तक। तो अवतल दर्पण को समझ गए हैं कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा हो अवतल दर्पण कहलाता है, और ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठल या कह सकते हैं उभरा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं अभिसारी दर्पण। अवतल दर्पण को ही हम लोग कहते हैं अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण अवतल दर्पण को कहते हैं अभिसारी दर्पण। और उत्तल दर्पण का भी एक और दूसरा नाम है, इसी को हम लोग कहते हैं अपसारी दर्पण। अपसारी। तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं, यहाँ तक समझ गए होंगे कि दर्पण क्या है। एक बार पुनः ध्यान दीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो दर्पण क्या है तो लिखेंगे कि वह चिकनी और चमकीली सतह जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करती है दर्पण कहलाती है। वह चिकनी और चमकीली सतह जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करती है दर्पण कहलाती है। और दर्पण हमारा दो प्रकार का होता है। एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण में कहेंगे कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। तो ये हमारा समतल दर्पण। देखिए गोलीय दर्पण दूसरा है। तो गोलीय दर्पण क्या है तो कहेंगे वह दर्पण जो किसी कांच के खोखले गोले से काटकर तथा उसे कलई करके बनाई जाती है गोलीय दर्पण कहलाता है। देखिए ये हमारा कांच का खोखला गोला है। ये हमारा कांच का खोखला गोला है। इसी को काट देंगे और बाहर जब कलई करेंगे तो हमारा बनेगा अवतल दर्पण। और इसी को काट करके अगर अंदर हम कलई करेंगे तो ये हमारा बनेगा उत्तल दर्पण। तो अगर अवतल दर्पण पर थोड़ा सा ध्यान दें तो अवतल दर्पण का ये जो परावर्तक सतह दिख रहा है ये धंसा हुआ है। अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह ये दिख रहा है ये धंसा हुआ है। और उत्तल दर्पण का ये जो परावर्तक सतह दिख रहा है ये उठा हुआ है। तो अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है और उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ होता है। आइए इसको हम बता चुके हैं कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से और ध्यान लगाइए। इसको मिटा करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे सभी विद्यार्थी। आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग समझते हैं कि गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद को हम लोग समझने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वक्रता केंद्र क्या। वक्रता केंद्र क्या, इसको समझ ध्यान दीजिए। तो गोलीय दर्पण हमारा जो है जिस गोले से काट करके बनाया जाता है उस गोले के केंद्र को हम लोग कहते हैं गोलीय। तो ये वाला दर्पण जो हमारा बना है ये हमारा है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण ये जो बना है या किसी ना किसी कांच के खोखले गोले से काट कर बनाया गया होगा। तो ये जो हमारा अवतल दर्पण है ये कांच के खोखले गोले से काट करके बनाया गया होगा और इसका कहीं ना कहीं होगा केंद्र होगा। तो मान लीजिए कि इस खोखले गोले का केंद्र हमारा ये है, तो जहां केंद्र होगा उसको कहेंगे वक्रता केंद्र।
तो गोलीय दर्पण जिस गोले से काट कर बनाया गया है उस गोले के केंद्र को कहते हैं वक्रता केंद्र। तो ये हमारा हो गया वक्रता केंद्र, ये हमारा हो गया वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र को किससे लिखते हैं? तो लिख सकते हैं वक्रता केंद्र में गोलीय दर्पण जिस गोले से काट कर बनाया जाता है। गोलीय दर्पण जिस गोले से काट कर बनाया जाता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं। तो गोलीय दर्पण जिस गोले से काट कर बनाया जाता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। आइए हम लोग दूसरा महत्वपूर्ण पद को समझते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण पद हमारा है ध्रुव। ध्रुव जिसको पोल बोलते हैं, इसको पी से हम लोग लिखते हैं। तो ध्रुव क्या है? तो गोलीय दर्पण के ठीक मध्य बिंदु को हम लोग दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जैसे ध्यान लगाइएगा थोड़ा सा फिगर पर, तो ये हमारा है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का ही बताएं, दो प्रकार होता है। गोलीय दर्पण का दो प्रकार बताएं, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। तो गोलीय दर्पण है ये हमारा, और इसका केंद्र होगा कहीं ना कहीं। गोलीय दर्पण के केंद्र को हम लोग नाम दिए वक्रता केंद्र, और गोलीय दर्पण के ठीक मध्य बिंदु जो होता है उसको हम लोग कहते हैं ध्रुव कहते हैं। ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु के ठीक मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण के ठीक मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ध्रुव कहते हैं। तो हम लोग समझ चुके हैं कि गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र क्या है और ध्रुव क्या है। तो गोलीय दर्पण हमारा जिस गोले से काटकर बनाया जाता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ये हमारा गोलीय दर्पण है और इस गोलीय दर्पण का ये हमारा केंद्र है, तो इसका नाम पड़ गया वक्रता केंद्र। ध्रुव क्या है? तो गोलीय दर्पण के ठीक मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये हमारा गोलीय दर्पण है, इसके ठीक मध्य बिंदु को हम लोग कहते हैं दर्पण का ध्रुव। आगे हम लोग समझते हैं प्रधान अक्ष। यहाँ तक नोट करेंगे, जल्दी सा नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से ध्यान लगाते हैं तीसरा नंबर पर ध्यान लगाते हैं। तीसरा जो हमारा मुख्य पद है, तीसरा हमारा मुख्य पद है ध्रुव। ध्रुव तो बता चुके हैं, नहीं प्रधान, प्रिंसिपल अक्ष इसी को कहते हैं। प्रधान अक्ष या इसी को मुख्य अक्ष भी बोला जाता है। मुख्य अक्ष को तो देखिए मुख्य अक्ष में क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण के ध्रुव, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष का मिलाने वाली रेखा को दर्पण का प्रधान अक्ष कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसके फिगर को हम लोग समझ लेते हैं। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा दर्पण का प्रधान अक्ष कहलाता है।
इसके फिगर पर थोड़ा सा अगर हम ध्यान लगाएं तो कुछ इस तरह से बनेगा परधान। ये हमारा है अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण का ये पोल है और इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा। मान लीजिए यहाँ सेंटर है और गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को जब मिला देंगे तो जो लाइन बनेगा, जो रेखा बनेगा, उसी को कहते हैं परधान। इसको इस तरह से आगे भी बढ़ा सकते हैं। अगर हमारा गोलीय दर्पण बड़ा होगा तो जो लंबाई है ध्रुव और सेंटर के बीच ये भी अधिक होगा। तो ये जो है P और C को मिलाने वाली रेखा कहलाया परधान। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं परधान। आगे हम लोग समझ लेते हैं दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक को समझ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक। तो दर्पण का द्वारक क्या है? तो दर्पण की चौड़ाई को हम लोग कहते हैं दर्पण का द्वारक। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि दर्पण की चौड़ाई को क्या कहते हैं, तो कहेंगे दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। जैसे फिगर पर थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें, ऊपर बना देते हैं फिगर, ऊपर बना देते हैं, नीचे देखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो नीचे ध्यान दीजिए। ये हमारा है अवतल दर्पण। तो ये जो चौड़ाई है, ये जो चौड़ाई है, इसी को कहते हैं दर्पण का द्वारक। दर्पण का ये हमारा द्वारक, जिससे हम लोग प्रवेश करें। द्वार मतलब जिससे हम लोग यहाँ प्रवेश नहीं करेंगे, यहाँ प्रकाश की किरण प्रवेश करें, ठीक है ना। तो दर्पण का द्वारक समझ गए हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगला महत्वपूर्ण बिंदु को जानते हैं, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक नोट कर लिया होगा सभी विद्यार्थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अगला जो हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है वह है वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या पर ध्यान लगाइएगा आप सभी कि वक्रता त्रिज्या क्या है। तो वक्रता त्रिज्या को ध्यान में रखेंगे हम लोग, R से सूचित करते हैं, बड़ा वाला R से। तो वक्रता त्रिज्या क्या है इसको समझ लीजिए। जैसे ये हमारा अवतल दर्पण, दोनों दर्पण में होगा वक्रता त्रिज्या, अवतल दर्पण में भी और सारा चीज दोनों दर्पण में। तो देखिए वक्रता त्रिज्या क्या है, तो ये हमारा क्या है, ध्रुव है, और ये हमारा सेंटर है, और इसको मिलाने वाली रेखा का नाम दिए हैं परधान। और ये दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र के जो बीच की दूरी है, इसी को कहते हैं वक्रता। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी है, इसी को कहते हैं वक्रता। तो लिख सकते हैं ध्रुव P और C के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या कहते। P हमारा प्रधान अक्ष है और C है वक्रता के। तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या है। इस तरह से उत्तल दर्पण में भी हम लोग फिगर को बना सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा उत्तल दर्पण पर भी देखिए। तो इसका भी कहीं ना कहीं सेंटर होगा। तो मान लीजिए कि इसका सेंटर, ये सेंटर है और ये हमारा P है, और इसको मिलाने वाली रेखा का नाम देंगे प्रधान, प्रधान अक्ष नाम देंगे इसको मिलाने वाली रेखा को। और P और C के बीच की जो दूरी होगा, इसी को हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे वक्रता त्रिज्या। ये हमारा है वक्रता। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग समझते हैं
कि फोकस क्या है और फोकस दूरी क्या है, उस पर ध्यान लगा। आगे हम लोग समझने वाले हैं फोकस। अगला हमारा जो पॉइंट होगा वह होगा फोकस। फोकस, चलिए तो फोकस पर आप सभी लोग फोकस कीजिएगा, ध्यान दीजिए। तो ये हमारा फोकस है। तो कहेंगे प्रधान अक्ष के समान, जैसे कोई दर्पण हम लोग बना लेते हैं, अवतल या अवतल दर्पण को हमने बना लिया, दिख रहा होगा नीचे सभी विद्यार्थी को। तो हमने अवतल दर्पण को बना लिया। अवतल दर्पण में ये होता है हमारा पोल होता है, ध्रुव कहते हैं, और इसका सेंटर कहीं ना कहीं होगा, उसको कहते हैं वक्रता केंद्र। और ध्रुव और वक्रता केंद्र को जो मिलाने वाली रेखा होता है उसको कहते हैं दर्पण का प्रधान अक्ष। दर्पण का प्रधान, देखिए फोकस क्या, तो कहेंगे प्रधान अक्ष के समांतर, ये हमारा प्रधान अक्ष, इसके समांतर जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर आपतित होती है, आपतित क्या होता है, तो आने वाली किरण को हम लोग कहते हैं आपतित किरण, और जाने वाली किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। तो जब प्रकाश की किरण दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को दर्पण का फोकस। तो इस बिंदु पर कटा तो इस बिंदु का नाम हमारा फोकस हो गया। आइए हम लोग इसी प्रकार उत्तल दर्पण में भी समझ लेते हैं फिगर के माध्यम से, ध्यान लगाइएगा फिगर। तो ये हमारा है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण का भी ये पोल होगा और कहीं ना कहीं सेंटर, कहीं ना कहीं क्या होगा, इसका सेंटर होगा, और ये दोनों को जो मिलाएंगे, जो लाइन बनेगा हमारा, उसको कहते हैं प्रधान। क्या कहते हैं? प्रधान। अब देखिए इस तरह से प्रधान अक्ष को हम लोग इधर भी बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, बढ़ा ही सकते हैं हम लोग, नहीं। चलिए आगे देखिए, तो प्रधान अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरण दर्पण पर आपतित होगी, ये कौन दर्पण है हमारा? उत्तल। तो जब उत्तल दर्पण पर आपतित होगी तो इधर कलई किया है, कलई किया है मतलब प्रकाश की किरण पार नहीं कर सकता है। कलई किया इसका मतलब इधर प्रकाश की किरण पार नहीं कर सकता है। इस तरह से जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में ये लौट जाएगा। तो ये हमारा आपतित किरण और ये परावर्तित। तो इसको हम लोग डॉट डॉट से मिलाएंगे, डॉट डॉट से मिलाएंगे, और जिस बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत हो, डॉट डॉट से मिलाने के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होगा वह बिंदु हमारा फोकस कहलाएगा। फोकस को एक बार पुनः ध्यान दीजिएगा, क्या लिखेंगे इसमें आप लोग लिख लीजिएगा, हम बोल देते हैं, ध्यान दीजिए। कहेंगे प्रधान अक्ष के समांतर, ये हमारा प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष के समांतर जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर कटती है या मिलती है हुई प्रतीत होती, कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को हम लोग कहते हैं फोकस। उस बिंदु को हम लोग कहते हैं फोकस। आगे एगो अगला पॉइंट हमारा है फोकस दूरी। फोकस सातवां पॉइंट जो हमारा होगा वह है फोकस दूरी, और फोकस दूरी को हम लोग स्मॉल एफ से लिखते हैं, छोटा एफ से। ध्यान दीजिएगा, फोकस दूरी को समझिएगा। तो फोकस दूरी हमारा क्या है? तो दर्पण के ध्रुव और फोकस के जो बीच की दूरी है इसी को कहते हैं फोकस। ये दर्पण के ध्रुव और फोकस के जो बीच की दूरी है इसी को कहते हैं फोकस। तो दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाता है। इसमें भी यहाँ पर दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाता है। तो फोकस हम लोग समझ चुके हैं और फोकस दूरी को भी हम लोग समझ। चलिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे ध्यान लगाते हैं। आगे एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं?
और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण। चलिए इसको हम लोग समझते हैं कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों। हमारा प्रश्न है अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं। ध्यान लगाइएगा, क्यों कहते हैं। तो इसके लिए हम फिगर पर ध्यान देते हैं और फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण। तो ये हमारा है अवतल दर्पण, ये है हमारा अवतल। तो अवतल दर्पण में जो मुख्य पॉइंट होता है, मुख्य पद होता है, उसके बारे में हम लोग जान चुके हैं कि यहाँ पर P होता है, इसको ध्रुव कहते हैं, और यहाँ पर सेंटर है जिसको C से लिखते हैं, और ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम लोग कहते हैं प्रधान अक्ष। मिलाने वाली रेखा को हम लोग कहते हैं प्रधान अक्ष। तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, इसको समझिएगा। यहाँ पर हम बता चुके हैं, फोकस होता है, ध्यान दीजिए। तो अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर, अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर जब कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण पर आपतित होती है, तब देखिए परावर्तन के बाद एक बिंदु पर आकर के जमा होती है। परावर्तन के बाद जो है एक बिंदु पर आकर के जमा होती है। जितना सारा एक किरण नहीं, जितना समांतर जाएगा प्रधान अक्ष के, सभी किरण जो है एक बिंदु पर आकर के जमा हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, इस तरह से अगर नीचे से भी हम आपतित करवाएंगे, नीचे से भी अगर हम प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण को दर्पण पर आपतित करवाएंगे, तो परावर्तन के बाद यह एक ही बिंदु पर जमा हो। परावर्तन के बाद तो पर भी ये जो किरण है हमारा एक ही बिंदु पर जमा हो जाती है। ये जो बिंदु है एक ही बिंदु पर जमा हो जाती है या अभिसरित हो जाती है, इसलिए अवतल दर्पण को हम लोग कहते हैं अभिसारी। तो एक बार पुनः समझिएगा कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहेंगे। कि अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर आपतित तो होती है, तब परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के एक बिंदु पर आकर जमा या अभिसरित होती है, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण। इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्या हम बताए हैं कि प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर जब कोई प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर जब कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण पर आपतित होती है, अवतल दर्पण पर आपतित होती है, तब परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के एक ही बिंदु पर जमा या कह सकते अभिसरित होती है। प्रधान अक्ष के समांतर जब कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण पर आपतित होती है, तब परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के एक ही बिंदु पर जमा या अभिसरित होती है। इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण
हम लोग समझ चुके हैं कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण। तो लिखा गया प्रधान अक्ष के समांतर जब कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण पर आपतित होती है, प्रकाश की किरण अवतल दर्पण पर आपतित, प्रधान अक्ष के समांतर जब कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण पर आपतित होती है, तब परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर, प्रधान अक्ष के एक ही बिंदु पर जमा या अभिसरित हो, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण। देखिए अभिसारी का मतलब हुआ अभिसरित होना, और अभिसरित होना मतलब एक बिंदु पर जमा होना, अभिसरित होना मतलब एक बिंदु पर जमा होना। तो किरणों को एक बिंदु पर जमा करने का काम करता है अवतल दर्पण, इसलिए अवतल दर्पण को कहते हैं अभिसारी दर्पण। चलिए आगे हम लोग समझते हैं कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों। ध्यान लगाइएगा, अगला जो हमारा प्रश्न होगा वह भी काफी इम्पोर्टेंट है 2 नंबर के। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा प्रश्न क्या है कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं। चलिए आइए इसको समझते हैं फिगर के माध्यम से। तो हमें बनाना होगा एक उत्तल दर्पण। सबसे पहले हमें बनाना होगा एक उत्तल दर्पण। तो ये हमारा उत्तल दर्पण बन गया है, ये हमारा है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में ध्रुव होगा, कहाँ होगा तो गोलीय दर्पण के ठीक मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। तो ये ध्रुव हो गया हमारा, और इसका सेंटर होगा तो ये सेंटर वक्रता केंद्र कहलाएगा। और मिलाने वाली रेखा को कहेंगे प्रधान अक्ष, मिलाने वाली रेखा को कहेंगे प्रधान। आगे ध्यान दीजिएगा, प्रधान अक्ष को हम लोग कुछ इस तरह से भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा है प्रधान, ये हमारा है प्रधान, ये पी। चलिए समझिएगा। तो देखिए, तो कहेंगे उत्तल दर्पण को कह रहा है अपसारी दर्पण। देखिए अपसारी मतलब अपसरित होना, अपसारी मतलब अपसरित होना, अपसरित होना मतलब एक बिंदु से निकल करके फैलना, एक बिंदु से निकल करके फैलना। देखिए तो इसमें क्या कहेंगे उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर, उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर जब कोई प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण पर आपतित होती है, तो जब उत्तल दर्पण पर आपतित होगा कोई प्रकाश की किरण, तो इधर कलई किया है तो जाहिर सी बात है कि इधर प्रवेश नहीं करेगा, इसको लौटना पड़ेगा, जिस माध्यम से आया उसी माध्यम। और भी हम लोग प्रधान अक्ष के समांतर किरण को गुजारेंगे तो वह भी किरण जो है अंदर प्रवेश नहीं करेगा, जिस माध्यम से आएगा उसी माध्यम में प्रवेश करेगा। इसको हम लोग थोड़ा डॉट से पीछे बढ़ाएंगे। जब पीछे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जब पीछे बढ़ाएंगे हम लोग इसको डॉट से, तो पता चलेगा क्या हो रहा है, एक ही बिंदु से फैलता हुआ क्या हो रहा है प्रतीक, एक ही बिंदु से फैलता हुआ क्या हो रहा है प्रतीक। फिगर को थोड़ा सही से बनाएंगे, ठीक है। एक ही बिंदु पर क्या हो रहा है, एक बिंदु से फैलता हुआ क्या हो रहा है प्रतीक। तो क्या कहेंगे समझिए, कहेंगे जब कोई प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण पर किसके समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर आपतित होती है, तब परावर्तन के बाद एक बिंदु से निकल करके फैलती चली जाती, एक बिंदु से निकल करके फैलती चली जाती है। इसलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण, तो इसको लिख देंगे प्रधान अक्ष के समांतर जब कोई प्रकाश की किरण अवतल नहीं यहाँ उत्तल करेगी, अवतल नहीं यहाँ उत्तल कर देगी,
तो उत्तल दर्पण पर आपतित होती है, तब परावर्तन के बाद, यहाँ लिखेंगे बाद, परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के एक ही बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है। यहाँ तक, यहाँ से लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे कि प्रधान अक्ष के एक ही बिंदु से निकलकर, एक ही बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है, फैलती चली जाती है, फैलती चली जाती है, फैलती चली जाती है। इसलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण, अपसारी दर्पण का। तो देखिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, तो लिखेंगे प्रधान अक्ष के समांतर जब कोई प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण पर आपतित होती है, तब परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के एक ही बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है। इसलिए उत्तल दर्पण को हम लोग कहते हैं अपसारी दर्पण। तो अवतल दर्पण किरणों को एक बिंदु पर जमा करता है, इसलिए अवतल दर्पण को कहते हैं अभिसारी दर्पण। लेकिन उत्तल दर्पण उत्तल दर्पण में क्या होता है, एक बिंदु से किरणें जो होता है निकल करके फैलती चली जाती है, इसलिए उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अपसारी। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत रखते हैं?